Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 18 सितंबर 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अनामलई टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा पिछले 2 दिनों में लगातार हमने निपाह वायरस के बारे में डिस्कशन किया है। तो निपाह वायरस से रिलेटेड आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक ज़ूनोटिक वायरस है जिसकी वजह से एक सीरियस और जानलेवा बीमारी हो सकती है इंसान और जानवर दोनों में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो निपाह वायरस का आउटब्रेक है ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके से अफ्रीका में देखा गया, लेकिन अफ्रीका के अंदर भी नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ये बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों याद करो और बताओ कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने जितने भी देश इसमें हिस्सा लिए थे सभी को हराया है। और अभी जो ये फाइनल मैच है ये चाइना के साथ में हुआ, चाइना में ही हुआ। तो दोस्तों चाइना के अंदर चाइना की टीम को इंडिया ने हरा दिया है इस चैंपियनशिप के दौरान। तो अभी यहाँ पर हमारे पास में एक और टाइटल ऐड हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 16 पर भी इस आर्टिकल को प्रेजेंट किया गया है, जो कि स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में इसको लिंक किया जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं इस चैंपियनशिप की, इसको लेकर कई सारे वीडियोस आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लिए होंगे। भाई यहाँ पे कई सारे देश शामिल थे क्योंकि यहाँ पर यह है एशियन चैंपियनशिप। तो एशिया में यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर रीजन है पूरा एशिया का, इसमें जो ये देश हैं इनमें से कुछ देश यहाँ पर इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे थे। और वो देश कौन कौन से हैं, तो ये 6 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इनके बीच में ये पूरा का पूरा जो मामला है या टूर्नामेंट है ये चल रहा था। अब होता क्या है, सभी मैचेस होते हैं और उसके बाद में आता है सेमीफाइनल। ऑब्वियस सी बात है आपस में सभी के एक दूसरे के साथ मैचेस हुए होंगे, फिर सेमीफाइनल हुआ। तो सेमीफाइनल में 4 टीम खेलेंगी, उन चारों में से 2 सेलेक्ट होंगी, है ना। तो सेमीफाइनल दोस्तों होता है हमारा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को एक मैच होता है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, जहां पे चाइना ने पाकिस्तान को हरा दिया, है ना। तो चाइना ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हरा दिया, मतलब चाइना फाइनल्स में आ गया। और उसी 16 सितंबर को एक दूसरा सेमीफाइनल चल रहा था। वो किस किस के बीच में था, भारत और साउथ कोरिया के बीच में। यहाँ पर भारत ने साउथ कोरिया को बुरी तरह से हरा दिया। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया फाइनल में आ गया। तो फाइनल तौर पर आप देख पाएंगे भारत और चाइना के बीच में ये फाइनल होता है। ये मैच लगातार चल ही रहा था। उतने में होता यह है कि जो हमारे जुगराज सिंह हैं इन्होंने इस डेडलॉक को तोड़ा। जो लास्ट मैच चल रहा था यहाँ पे कोई भी मतलब हॉकी में एक दूसरे की साइड से कोई भी जीत नहीं रहा था। तो वो जो डेडलॉक चल रहा था उसको फाइनल तरीके से जुगराज सिंह ने ब्रोक किया, उसको तोड़ा। देन उसके बाद में भारत का यहाँ पर 1 गोल हुआ। और होता यहाँ पर यह है कि इसी से जो इंडिया है वो जीत जाता है। लेकिन यहीं पर ये तो हमने फाइनल्स की बात कर ली, कल फाइनल हुआ, इसमें इंडिया जीता। उसके अलावा जो बीच में मैचेस चल रहे थे, आपने देखा भी होगा कई सारे मैचेस में बीच में जब इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पर ये हॉकी मैच हुआ तो कुछ आपस में बातचीत भी हुई। बातचीत मतलब थोड़ा सा हीटेड डिबेट हो गई, जिसको लेकर आपस में कुछ प्लेयर्स ऐसे भिड़ते हुए भी नजर आए थे। ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर सोनी लाइव के मिल जाएगा और वहाँ पे लोगों ने खुद नीचे कमेंट सेक्शन में क्या कर रखा है, टाइमलाइन दे रखा है कि देखो असली मैच यहाँ से शुरू हुआ है। तो खैर आदत है पहले से इनकी। फिलहाल पाकिस्तान हारता है। और उसके अलावा आपको एक चीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेमीफाइनल का मैच है ये किस किस के बीच में हुआ, भारत और साउथ कोरिया के बीच में, जिसमें इंडिया जीता।
और दूसरा सेमीफाइनल मैच हुआ पाकिस्तान चाइना के बीच में, जिसमें चाइना जीता। पाकिस्तान सेमीफाइनल्स हार गया था। जब फाइनल मैच हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो उस मैच में दोस्तों बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के माध्यम से, आप देख पाओगे, आपके सामने आर्टिकल है, कि पाकिस्तान की हॉकी टीम देखी गई। पाकिस्तान की हॉकी टीम इस फाइनल मैच में शामिल थी, लेकिन वो इस मैच में चाइना को ही सपोर्ट कर रही थी। वाह, पता नहीं। अब देखिए दोस्तों, भारत अपना फिलहाल ये 5वां टाइटल जीत चुका है। ये फोटोज आपने देखे होंगे कल। ये है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम, इनके हाथ में चाइना के झंडे देखने को मिल जाएंगे। मतलब फाइनल मैच में आए हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों टीम्स को सपोर्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे चाइना को लगातार पूरी पाकिस्तान की टीम सपोर्ट कर रही थी, बट रिजल्ट निकला कुछ और। तो इंडिया ने कह दिया, आप किसी को भी सपोर्ट कीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना 5वां टाइटल जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ एक तीर से 2 निशाने भी लग गए दोस्तों इस पर्टिकुलर गेम के अंदर में। खैर, आगे आते हैं और कवर करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल को। आज के अखबार में एक और न्यूज़ आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, ये भी अगेन इंडिया चाइना को लेकर है। बॉर्डर के ऊपर लंबे समय से विवाद चल रहा है, ये डिस्प्यूट चल रहा है। उस डिस्प्यूट में अगर आप देख पाएंगे तो कई सारी लोकेशन लगातार पिछले कुछ सालों से चर्चाओं में रही हैं। पैंगोंग सो लेक आपको याद हो गया होगा, देपसंग, देमचोक, ये वो फ्रिक्शन पॉइंट्स है जहाँ पे पिछले 2 सालों में लगातार भारत और चाइना के बीच में इशू बना हुआ है। तो अभी तक यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखा गया है, उसको लेकर इस आर्टिकल में ये डिस्कशन हो रहा है। कई बार भारत चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट को लेकर, डिसएंगेजमेंट क्या होता है कि बॉर्डर पर ये भारत और चाइना की जो आर्मी है आमने सामने खड़ी हुई है, तो उनको पीछे पीछे हटा लेना, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में शांति को बनाया जा सके और ये जो मैटर है इसको रिजॉल्व किया जा सके। तो कई सारी जगह पर डिसएंगेजमेंट हुआ भी बहुत लंबे समय से डिस्कशंस करने के बाद में। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी भी फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं, जहाँ पे सुधार ज़्यादा हो नहीं रहा है, वहाँ पे भी कुछ हमें बड़ी बड़ी मीटिंग्स करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 लोकेशंस की बात हो रही है। जैसे ये पर्टिकुलर मैप आप देख पाएंगे तो ये भारत का हिस्सा है, अक्साई चीन, जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको अक्साई चीन बोल दिया गया है क्योंकि इसको चाइना ने यहाँ पर कब्जा रखा है इलीगल तरीके से, लेकिन ये टेरिटरी है इंडिया की। उसी प्रकार से ये पीओके आपको नजर आएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाली टेरिटरी भी भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से इसको कब्जा रखा है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो पीओके है वाला रीजन है, यहाँ पे आपको मिलता है LOC, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन अक्साई चीन वाला जो रीजन है यहाँ पे मिलता है आपको LAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोनों के बीच में फर्क है, पाकिस्तान वाली साइड पे LOC है, अक्साई चीन वाली साइड पर LAC है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में ही दोस्तों ये दोनों पॉइंट्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, यानी देमचोक और देपसंग। अगर मैं आपको क्लियरली मैप में दिखाऊं तो ये वो पॉइंट मिल जाएगा आपका देपसंग वाला। ये गलवान वैली पता है, जहाँ पे इंडिया और साथ ही साथ चाइना की जो आर्मी है इनके बीच में यहाँ पर थोड़ा फाइट भी हुआ था 2020 में, गलवान वैली क्लैश के नाम से वो जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देमचोक वाला जो पर्टिकुलर रीजन है वो ये वाला पोर्शन है। तो अभी भी भारत और चाइना के बीच में फ्रिक्शन वाले पॉइंट्स, जो अभी भी डिस्प्यूटेड पॉइंट्स है दोस्तों, वो देमचोक वाला रीजन आपको नजर आएगा, और इधर देपसंग वाला रीजन नजर आएगा और देमचोक वाला रीजन नजर आएगा। तो यहाँ पे इस मैटर को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, एनीवे चलिए आगे आते हैं। पहले हम लोग एक और न्यूज़ आर्टिकल को कवर करते हैं। देखो, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप ओपन करोगे तो वैसे तो आर्टिकल बहुत सारे हैं, जैसे हमने अभी ये डिस्कस किया। अब इंडिया चाइना को लेकर कितनी बार प्रॉपर डिस्कशन हो चुका है, कितने फोटोज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिर उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है, जैसे विंडफॉल टैक्स है, वो आज चर्चाओं में है। अब विंडफॉल टैक्स मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ और वो अक्सर भी न्यूज़ में आता रहता है ना, बार बार वो चर्चाओं में रहता है, तो उसको हम कवर करते रहते हैं। देखिए, आप ना न्यूज़पेपर में ऐसा ही मत करो कि जो चीज़ कल आई है वो चीज़ आज भी आई है, फिर कल भी आएगी, फिर आप लगातार यहाँ पर उसको कवर करो, इतना टाइम वेस्ट मत करो। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे और आर्टिकल होते हैं, वहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं। हाँ, रिवीजन, आप सोचोगे यार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप डेली पढ़ोगे तो क्या उसका रिवीजन, ऐसा भी रिवीजन का कोई फ़ायदा है? हाँ, वो चीज़ आपको याद रहेगी आप डेली पढ़ेंगे तो, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप डेली एक ही चीज़ को कवर कर रहे हैं तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ना छोड़ दें। तो यहाँ पे जैसे एक टॉपिक यह है, द हिंदू के प्रीमियम सेक्शन में उनकी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, जहाँ पे हम गोल्डन रिवॉल्यूशन की मांग कर रहे हैं। स्पेशली भारत के अंदर में जो जूट इंडस्ट्री है, वो जूट इंडस्ट्री कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है उसके बारे में चर्चाएं हुई हुई हैं। तो इस आर्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन चुका है, 2 क्वेश्चन मेंस में बन चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए आगे मैं इसको विस्तार से आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है अभी भी इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे जो भी हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर नोट्स बना के आपको यहाँ पर एक सिंपल से PDF में मिल जाता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में PDF होता है। आपका इस ग्रुप में करंट अफेयर्स का कंटेंट प्योरली सिक्योर हो जाता है। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, PDFs इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर है, सीक्वेंस वाइज में मैनेज, यानी प्रिपरेशन आपकी आसान हो जाती है। बस खाली यहाँ पे आपका टाइम बहुत सारा बचा सकता है। और टाइम मैनेजमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है UPSC प्रिपरेशन में। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहे हैं, अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर देना। चलिए अभी ये न्यूज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए भारत आज के समय पर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जूट का। अब जूट क्या होता है आप समझ रहे होंगे, जूट का उपयोग कई सारी जगह पे किया जाता है, लेकिन यही जूट वाला सेक्टर कई सारी प्रकार की परेशानियों से गुजर रहा है, जहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए लेकिन ध्यान दिया नहीं जा रहा है। उसी को लेकर ये आर्टिकल है कि भाई हमें जूट इंडस्ट्री में एक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। हाल ही में जो हमारा जूट का कल्टीवेशन है वो कई सारे प्रकार के चैलेंजेस से गुजरा है। ये बात खुद इंडिया का जो जूट मिल एसोसिएशन है उसने खुद हाईलाइट किया है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये जूट होता क्या है। देखो जूट बेसिकली एक नेचुरल फाइबर है जिससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इस प्रकार के आपने ये बैग्स देखे होंगे, है ना, ये जूट के बैग हैं। जूट का और भी कई सारी जगह पे यूज़ होता है, यानी प्लास्टिक का एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव यहाँ पर ये पड़ जाता है ये जूट वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अब दोस्तों होता यह है कि लंबे समय से अगर हम देखें तो भारत में जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, मान लो यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, अब ईस्टर्न पार्ट में ही वेस्ट बंगाल है आज के समय पर, फिर बांग्लादेश भी है आज के समय पर। तो ये पर्टिकुलर रीजन्स लंबे समय से जूट के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। इवन इंडिया का जो पहला जूट मिल है ये भी 1855 में यहीं पर सेटअप किया गया था। एक जगह है रिशरा, कोलकाता के पास में ही है, तो यहाँ पे सबसे पहली मिल लगाई गई भारत की। तो ये लोकेशन ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जब हम जूट की खेती करते हैं, क्योंकि पहले इसको प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा खेतों के अंदर में, उसके बाद यहाँ पर इसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, रेटिंग प्रोसेस वगैरह होता है, वो अपनाया जाता है जिसमें से इसका फाइबर अलग किया जाता है। फिर इंडस्ट्री में उस फाइबर से प्रॉपर जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो जूट यहाँ पे दोस्तों खेतों में उगाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जो मिट्टी चाहिए होती है वो बेस्ट क्वालिटी वाली लोमी एलुवियल सॉइल चाहिए होता है। ये वो मिट्टी है जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी और अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपके ये क्रॉप्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो अच्छी मिट्टी मानी जाती है जूट को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन केवल मिट्टी से काम नहीं होगा, मिट्टी अच्छी होने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपके पास में जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर, उसमें नमी होनी चाहिए 40 to 90%। और जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, ना ज़्यादा कम हो ना इससे ज़्यादा हो, नहीं तो फिर क्रॉप्स सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, वो बेहतरीन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और जो बारिश है लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है तो आपका एरिया जूट को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। अब दोस्तों इसी जूट में बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ भी आती हैं। नॉर्मली 2 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, एक है तोसा और दूसरा है वाइट जूट। इसको कमर्शियली यानी कि सबसे ज़्यादा यही प्रोड्यूस होता है और व्यापार भी इन्हीं जूट का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और स्पीशी आती है मेस्ता। मेस्ता में आप देख पाएंगे इसकी भी 2 यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ उनके नाम दिए गए हैं, बट आप तोसा और वाइट जूट ये नाम ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जूट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रॉपर स्टेज से गुजरना पड़ता है, प्रॉपर इसका प्रोडक्शन होता है, फिर और भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आगे मैं धीरे धीरे करके बताऊँगा। ठीक है। तो पहले यहाँ पर जब आप खेतों में उगाएंगे तो लंबी लंबी ये घासों की तरह दिखाई देगा, ऊंची ऊंची घासें उग जाएंगी जिनकी हाइट लगभग 2.5 मीटर्स तक होगी, है ना। फिर क्या होगा, जो हमारे यहाँ तनाव बनकर आएगा, जो घासें होंगी, उस स्टेम का जो आउटर लेयर होता है, बाहर का जो यहाँ पे लेयर होता है, ठीक है, वो आप देख पाएंगे उसी से हमारे को फाइबर मिलेगा। और उसी से क्या होता है, जूट से संबंधित जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बैग्स हों या कोई और दूसरी चीज़ें हों, वो सब बनाई जाती है। रस्सी वगैरह ही बनती है जूट की, आप देख पाएंगे। प्लस जूट का जो मतलब पौधा बनता है, स्पेशली जो यहाँ पे फसल बनकर आती है खेतों के अंदर में, वो उसका हर एक पोर्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में उपयोग कर लिया जाता है।
जैसे जूट के जो पत्ते होते हैं उसको हम कुक कर सकते हैं, उससे सूप बनता है, स्ट्यू, करी वगैरह यहाँ पे बनाई जाती है। उसके अलावा जो उसके अंदर का वुडी स्टैम होता है, अंदर का जो तना होता है, उससे पेपर वगैरह बना दिया जाता है। और जो जड़ें होती हैं वो खाली यहाँ पर थोड़ी काट के छोड़ दी जाती हैं ताकि आगे यहाँ पर फिर से इसका जो प्रोडक्शन है वो किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर जूट प्रोड्यूस होता है। पता है, शुरुआती तौर पर ऐसा दिखाई पड़ता है, खेतों में ये उग गया घासों की तरह। अब उगने के बाद में दोस्तों क्या होता है, इसको हम लोग रेटिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। रेटिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो हमारे जूट के बंडल्स, जैसा आप देख पाओगे यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर में ये जूट के बंडल्स को रख रहे हैं। इससे क्या होगा, इसको लंबे समय तक पानी में रखा जाएगा साइड में इस तरीके से, और आराम से छोटी छोटी गांठें बांध के यहाँ पे रख दिया जाएगा और इसको ऊपर से कवर कर दिया जाएगा। वाटर हेसिंथ वगैरह, मान लो ये है वाटर हेसिंथ, इसके नीचे यहाँ पर जूट बिछा दिया गया है ताकि यहाँ पर प्रॉपर उसको प्रोटेक्शन मिलती रहे। अब रेटिंग से यहाँ पर क्या होगा, इसमें पानी जो है ना धीरे धीरे मूव होना चाहिए, ऐसा ना हो बहुत तेज मूव कर रहा हो तो वो भी बह जाएगा। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट होना चाहिए पानी के अंदर में। टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, वही पानी इस स्टेम में से जूट के फाइबर्स को अलग कर देगा। और जैसे यहाँ पर जूट के फाइबर इसमें से आराम से फिर निकल जाते हैं, थोड़े समय बाद आराम से आप उसको खींच के निकाल लेंगे। यही यहाँ पे हमारा रेटिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो इस लकड़ी में से जूट का फाइबर निकल जाता है आराम से इस प्रोसेस के माध्यम से, और फिर ऐसा यहाँ पर जूट का फाइबर आपको दिखाई पड़ेगा। ये रेटिंग प्रोसेस हमारा कहलाता है। समझ गए। अब दोस्तों प्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो भारत के अंदर में जूट को प्रोड्यूस करने वाले कुछ रेलिवेंट स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, बिहार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है। स्पेशली जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं वही इसको ग्रो करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जूट इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप इंडस्ट्री है। कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, कोई मशीन से ज़्यादा काम नहीं होगा। तो बहुत सारे रोज़गार यहाँ पे मिलता है। और आज के समय पर जो हमारा जूट का फार्मिंग है, जो भी व्यापार है, इससे 14 मिलियन लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलता है। ये हमारा डेटा बोलता है। इंपॉर्टेंस देखिए, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि इस तरीके से गोल्डन कलर में यहाँ पर ये नज़र आता है। और आज भारत में जो कॉटन है, जो कपास है, उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ये जूट है। कैश क्रॉप क्या होती है, जिससे बेचकर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट होता है ना। और इंडिया जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है आज के समय पर पूरे वर्ल्ड में। ये हमारे लिए एक रेलिवेंट चीज़ है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कई सारी और भी कंट्रीज़ हैं जो भारत के जूट को पसंद करती है, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। पता है 2021-22 में हमने इन सब देशों को जूट एक्सपोर्ट किया। अमेरिका को 23%, इटली को 1%, जापान, स्पेन, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड, घाना, फ्रांस, इन सब को जूट हमने ही एक्सपोर्ट किया था। और आज भारत में ये कुछ स्टेट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी देखिए, ये जो जूट का फाइबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट यह है कि ये बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव है। कहने का मतलब है अभी जूट के बैग वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग का तो अच्छा ऑल्टरनेटिव है ना भाई। प्लास्टिक आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, एनवायरनमेंट में फेंक देंगे, वो 100 साल तक ऐसी पड़ी रहेगी, टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करेगी, माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी और इंसान को ही खतरा पहुँचाएगी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा रहेगी। बायोडिग्रेडेबल थोड़ी है। लेकिन जूट बैग्स क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो एनवायरनमेंट में ही, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसी में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पहला यहाँ पर क्या है, ये बेनिफिट है इसका। दूसरा, जूट से आप कई सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। पेपर, पल्प, टेक्सटाइल, है ना, कपड़ों में इस्तेमाल हो रहा है, वॉल कवरिंग्स, फ्लोरिंग, गारमेंट्स, सभी जगह पे यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। और जूट एक ऐसी क्रॉप है जहाँ पे हमारे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि माना यह जाता है कि मान लो आपके पास में 1 एकड़ की ज़मीन है और उस 1 एकड़ की ज़मीन में आप ये सोचते हैं कि मैं जूट को प्रोड्यूस करूँगा, तो 1 एकड़ की ज़मीन में लगभग आप 9 कुंटल के आसपास जूट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस 9 कुंटल में जो आपका फाइबर निकल कर आएगा, वो फाइबर आपका 3500 से 4000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से बिक जाएगा। और बाकी जो बचा वुडी स्टॉक है और भी उसके टहनी वगैरह बची हुई है, तो उससे बहुत सारा पैसा मिल जाता है, लगभग 9000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली उसका बिक जाएगा। तो कहने का मतलब है 1 एकड़ की ज़मीन पे अगर आप जूट को प्रोड्यूस करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उससे आपको 35,000 से 40,000 रुपये मिल जाते हैं, ऐसा कुछ कहना है। उसके अलावा जूट को अगर आप देख पाएंगे तो इसमें ज़मीन का कम रिक्वायरमेंट है, पानी कम चाहिए, है ना। उसके अलावा बाकी और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर कम चाहिए। केमिकल्स वगैरह जैसे आप कॉटन की खेती में यूज़ करते हैं, उससे तो फिर भी कम चाहिए यहाँ पर। तो ये अलग से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाता नहीं। लागत लग रही है लेकिन बाकी क्रॉप्स के कंपैरिजन में कम लग रही है, लेकिन अमाउंट जो लास्ट में मिल रहा है वो एक अच्छा इनकम मिल रहा है, ये यहाँ पे बोला जाता है।
फिर उसके बाद जूट दोस्तों ये क्या है, ये एक कार्बन न्यूट्रल क्रॉप है। अब होता क्या है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो रहे हैं, यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है जूट से, तो वो यहाँ पर क्या है, कार्बन न्यूट्रल है। अब होता देखो एग्जैक्टली यह है कि जूट ना एक कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी काम करता है, नहीं जो कार्बन एमिशंस हो रहा है, जो पोल्यूशन है, उसको अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है। 1.5 टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड पर हेक्टेयर के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अच्छे अमाउंट में जो कार्बन है उसको ये काउंटर कर देगा। यानी जूट से हम क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी तो कार्बन एमिशन की वजह से हो रहा है ना। तो जूट एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, इससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है थोड़े ही समय पे, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को एक बढ़िया प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करवा सकता है। तो अनेकों फ़ायदे हैं इससे, लेकिन यहीं पे बहुत सारी चुनौतियां भी हैं दोस्तों। अब जूट की फार्मिंग करते वक्त कई बार जो नेचुरल वाटर है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता। इसमें पानी चाहिए, है ना, भले इरिगेशन के लिए ना चाहिए हो, लेकिन बाद में इसके बंडल बना के उसमें से फाइबर निकालने के लिए पानी तो चाहिए ना, रेटिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो प्रॉपर मात्रा में नेचुरल वाटर ना अवेलेबल होना, ये इस इंडस्ट्री के लिए खतरा साबित हो सकता है। दूसरा, भाई यहाँ पे कई सारे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन करंट समय पर जूट की डिमांड लगातार कम हो रही है। जूट से जो बन रहे बैग्स हैं, इनका जो डिमांड है 2024-25 में ये 30 लाख बेल्स से कम हो गया है, ये बताया गया। और आज इस इंडस्ट्री में जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लगभग 30 साल पुरानी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दुनिया भर में नई नई मशीन्स आ चुकी हैं जो तेज़ी से अच्छे मात्रा में प्रोडक्शन कर रही हैं और तेज़ी से काम भी कर रही हैं। बट हम लोग पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जूट को कई सारी जगह पे, कई सारे सेक्टर्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर एक सेक्टर में एक नया ऑल्टरनेटिव आ रहा है, उसकी वजह से भी इस इंडस्ट्री पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारत में अगर आप देख पाएंगे तो जूट के जो मिल बनाए गए हैं जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है वो केवल 70 मिल हैं, जिसमें से 60 मिल तो केवल वेस्ट बंगाल के आसपास हैं, जो हुगली नदी है उसके किनारे। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही जगह पर पूरा का पूरा जो ये जूट का प्रोडक्शन है वो हो रहा है। इसको थोड़ा और डाइवर्सिफाई करेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे जगह जगह पे इसका प्रोडक्शन अगर होगा तो, है ना। उसके अलावा हमारे पास में ये जो पैकेजिंग होती है, जूट पैकेजिंग मटेरियल है, ऐसे कई सारे एक्ट हैं, नियम कानून हैं, लेकिन ये जो नियम कानून हैं जो कि जूट को सपोर्ट करते हैं वो सही से लागू नहीं किए जा रहे। इस वजह से भी दोस्तों प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है हमारे इस जूट इंडस्ट्री को, वो यहाँ पर बताया गया। इतना ही नहीं, एट द लास्ट यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए गए कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि जो मिल्क इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ी क्रांति लाने के लिए जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो हुआ, गेहूं चावल को ग्रो करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति का नाम सुना होगा। वैसे ही हमें गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। ये मांग की जा रही है लंबे समय से कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किया जाए, जिससे जूट का कल्टीवेशन देश में बढ़ाया जाएगा, क्वालिटी ऑफ जूट प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, फार्मर्स इंक्रीज़ होंगे, वर्कर्स को रोज़गार मिलेगा, है ना। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके अलावा हमें अपनी जितनी पुरानी मशीन है उसको अपडेट कीजिए, फार्मर्स को लो इंटरेस्ट पे लोन दीजिए। अगर वो यहाँ पे उनके पास में पैसा नहीं है मशीन को अपडेट करने का, तो ये पैसा मिलेगा तो अपडेट्स कर पाएंगे और तेज़ी से यहाँ पर इस इंडस्ट्री को ग्रो कर पाएंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे नए नए इनोवेशंस को हमें प्रमोट करना होगा जूट इंडस्ट्री का, और कई सारे सेक्टर में जैसे जियो टेक्सटाइल में इस्तेमाल हो सकता है, तो वहाँ सभी जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस कीजिए और इसके उपयोग को बढ़ाइए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप आराम से उसको हैंडल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आज खुद आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ इस जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपने अच्छे से सुन लिया है तो एक बढ़िया आंसर आप लिख कर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री एंड सजेस्ट अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी टू रिवाइज इट। आपको एनालाइज करना है कि जो ये जूट इंडस्ट्री है इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, और साथ ही साथ में आपकी एक जो रणनीति है स्पेशली वो सजेस्ट कीजिए कि क्या रणनीति हो सकती है ताकि हम इस इंडस्ट्री को वापस से एक बार दोबारा खड़ा कर सकें, पुनर्जीवित कर सकें। ठीक है, एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। जो ये पटसन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियाँ का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाइए। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने वहाँ पे आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन
मैं आपको एक चीज़ नई रिकमेंड करूँगा, मतलब नई चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, वो ये है कि कोशिश कर सकते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने की। 250 शब्दों में आप कोशिश कीजिए कि कमेंट सेक्शन में ही अच्छे से इसका उत्तर लिख दें, है ना। आप यहाँ पे वैसे तो पढ़ चुके हैं, थोड़ा टाइप करके यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, वैसे भी टाइपिंग में एक्सपर्ट हैं बहुत सारे लोग, तो ये कर सकते हैं। जिनको अगर पेपर पेन पे नहीं लिखने का मन कर रहा है, वो वहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए। हाँ, भले ही पेपर पेन पे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि एट द लास्ट एग्जाम में आपको पेपर पे ही लिखना है, लेकिन वो कुछ भी ना करने से अच्छा ये अच्छा है। आप कुछ भी ना करो, वो भी ना करो, ये भी ना करो, इससे बढ़िया तो यह है कि आप टाइपिंग करके चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। इससे आपको समझ तो आएगी ना, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड तो हो रही होंगी ना, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में चाहे तो उसका उत्तर दे दीजिए। आगे आते हैं, एक न्यूज़ आर्टिकल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 2 हमारे सिलेबस के अंदर में गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशन, सरकारी स्कीम्स को लेकर यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं। तो वो सभी स्कीम्स वगैरह आपने पढ़नी होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो आज दोस्तों यहाँ पर एक योजना चर्चा में है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। ये चौथा फेज़ है, ध्यान रखिए। इससे पहले ये योजना कई बार लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे गांव के अंदर में सड़कों को बनाया गया है ताकि गांव का प्रॉपर तरीके से हमारे शहरों से कनेक्टिविटी को बनाया जा सके। क्योंकि आज आपस में गांव शहर क्यों नहीं कनेक्ट हैं? क्योंकि प्रॉपर रोड्स की फैसिलिटीज़ हमारे पास में नहीं है। फैसिलिटीज़ होंगी तो कनेक्टिविटी बढ़िया होगी, कनेक्टिविटी बढ़िया होगी, ट्रेड अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा होगा, और ज़्यादा ग्रोथ हमको इकोनॉमिकली देखने को मिल जाएगी उन सभी रीजन्स के अंदर में। तो इसी को देखते हुए दोस्तों हमारी कैबिनेट डिसीजन आ चुका है और 11 सितंबर 2024 को हमारी कैबिनेट ने ये मेंशन किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंदर में हम एक पैसा अनाउंस कर रहे हैं। 2024-25 से ये योजना शुरू होगी, यानी शुरू हो चुकी है, 2028-29 तक चलेगी। इसमें हमारा मेन टारगेट है जितने भी रूरल कनेक्टिविटी है, गांव की जो स्पेशली कनेक्टिविटी है, यहाँ पे हम 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनाएंगे और वो रोड्स ऑल वेदर रोड्स होंगी। ऐसा नहीं होगा कच्ची रोडें हों। ऑल वेदर रोड का मतलब है चाहे बरसात हो, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कैसा भी सीज़न हो, वो रोड्स बढ़िया तरीके से परफेक्टली लंबे समय तक काम कर पाएंगी। और इसके लिए गवर्नमेंट दोस्तों 70,125 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर चुकी है और लगभग 25,000 ऐसी प्लेसेस जो कि अनकनेक्टेड है, जहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, उनको एक नई कनेक्टिविटी मिल पाएगी, वहाँ से रोड्स जोड़ी जाएंगी। कितने किलोमीटर रोड बनाई जाएगी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो ये कंस्ट्रक्शन है, अपग्रेडेशन है, यहाँ पे नए नए पुल बनेंगे और कुछ पुराने पुल हो चुके हैं, कमज़ोर है, उनको अपग्रेड भी किया जाएगा, है ना। और हर एक जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है उसको अपनाया जाएगा, नए नियम्स को फॉलो किए जाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये कनेक्टिविटी की जा सके। उसके अलावा ये जो नई रोड्स होंगी दोस्तों, इससे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जितने भी गांव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे अच्छा एजुकेशन पहुँच पाएगा, क्योंकि रोड्स की कनेक्टिविटी होंगी तो बच्चे शहर जा सकेंगे पढ़ने के लिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी, अच्छा मार्केट मिल पाएगा किसानों को, ग्रोथ सेंटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस स्कीम से लगभग 40 करोड़ ह्यूमन डेज ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, ये यहाँ पर एक अनुमान है। ये जो ग्राम सड़क योजना है, ध्यान रखिएगा, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पर केंद्र सरकार काम कर रही है। इस स्कीम को सन 2000 में लॉन्च किया गया था ताकि हर वेदर वाली जो रोड्स यानी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा सके हमारे गाँव को। फिर ये जो स्कीम है, ओरिजिनली जब स्टार्टिंग में इसको शुरू किया गया था तो यहाँ पर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव था। ये कहने का मतलब है यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करती थी। 2015-16 में अगर आप देख पाएंगे तो ये पैसा ऐसे खर्च होता था कि मान लीजिए किसी राज्य के गांव में ये रोड बनाने की बात हो रही है तो उसमें केंद्र सरकार 60% देती और बच्चा 40% यहाँ पे वो राज्य की सरकार देती। तो 60:40 का रेशियो यहाँ पर बटा हुआ था। तो लगभग यहाँ पे 8,000 किलोमीटर की जितनी भी गांव की रोड्स है दोस्तों, वो ऑलरेडी बना दी गई हैं इस ग्राम सड़क योजना स्कीम के तहत में। और भी कई सारी रोड्स अभी आने वाले समय पर डेवलप की जाएंगी, जैसा कि हम लोग लगातार अभी के समय पर ये पढ़ ही रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं अगले एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर। आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट एडिटोरियल मिलेगा। ठीक है, अब एडिटोरियल दोस्तों काम का है, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी काम के नहीं हैं, आपको थोड़ा हटकर पढ़ना होगा। अभी आप देख पाएंगे वेस्ट बंगाल की सरकार में, देखो वेस्ट बंगाल में आरजेकर मेडिकल कॉलेज जो है उसका हादसा सभी को पता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की सरकार नया बिल लेकर आती है। उस बिल में यहाँ पर जो कह सकते हैं रेप की सज़ा है, सीधा वो डेथ कहती हैं, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, मृत्युदंड होना चाहिए रेप की सज़ा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है डेथ पेनल्टी को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे डेथ पेनल्टी का जो मुद्दा है ना, जो मृत्युदंड दिया जाता है, फांसी की सज़ा दी जाती है किसी कह सकते हैं दोषी इंसान को,
तो यहाँ पे हम समझेंगे कि डेथ पेनल्टी को लेकर आज के समय पर सिचुएशन क्या है। दोस्तों, डेथ पेनल्टी को लेकर भी देश में कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं ठीक है, ऐसी सज़ा होनी चाहिए, बढ़िया है, इंस्टेंस जस्टिस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है यह है कि हम डेथ पेनल्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी बॉडीज़ हैं जो डेथ पेनल्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं। तो आखिरकार ये मैटर क्या है, आइए मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। लास्ट में इस डिबेट को देखते हुए आपके ओपिनियन को भी डिस्कस करेंगे, यानी आपका ओपिनियन भी लेंगे, है ना। जिससे क्या होगा, आपका जो एनालिसिस का पावर है वो बढ़ेगा। क्योंकि देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ मेंस का क्वेश्चन लिखिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर में, आर्टिकल्स में आपके ओपिनियंस भी मांग रहा हूँ, तो इससे एनालिसिस करने की पावर आपकी भी इंक्रीज होगी। तो इन सब चीज़ों में प्लीज़ आप पार्टिसिपेट किया कीजिए, है ना। चलो, तो दोस्तों, डेथ पेनल्टी का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सारे बड़े बड़े केसेस भी ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 1, डेथ पेनल्टी क्या है। देखो, डेथ पेनल्टी को कई बार हम लोग बोल देते हैं कैपिटल पनिशमेंट, आपने ये वर्ड भी यूज़ होता हुआ देखा होगा। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड, फांसी की सज़ा सीधा यहाँ पर सुनाना। कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, किसी ने बड़ा अपराध किया है, उसको फांसी की सज़ा दे देना। और इससे बड़ी कोई सज़ा हो सकती है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अभी तक की हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ पर इसको माना जा सकता है। अब ये कैसे केसेस में दिया जाता है, भाई किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर ये जो डेथ पेनल्टी है वो दी जाती है। लेकिन बोला यह जाता है कि मान लो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट क्राइम हुआ है, बदतर से बदतर अपराध हुआ है, आपका भी देख के खून खोल रहा है, जैसा आरजेकर मेडिकल कॉलेज में दोस्तों हुआ। हर इंसान का खून खोलेगा ये सब कुछ देख के। तो होता यहाँ पर यह है कि उस केस में जो डेथ पेनल्टी है इसको मोस्ट सूटेबल पनिशमेंट माना जाता है कि हाँ, सबसे बढ़िया यही है, सीधा यहाँ पर उस इंसान को भी यही सजा दो, सीधा यहाँ पर उसे फांसी पे चढ़ाओ। तो वर्स्ट क्राइम के लिए एक इफेक्टिव सजा है डेथ पेनल्टी। लेकिन कई सारे लोग दोस्तों उसको अपोज करते हैं, और अपोज करने वाले लोग नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ भी हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं। वो ये कहती हैं कि डेथ पेनल्टी इनह्यूमेन है, यहाँ पे मानवता नहीं दिखाई जा रही है बिल्कुल भी। अरे जिसने क्राइम किया है उसने कोई मानवता दिखाई थी? लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि इनह्यूमैनिटी दिखाई जा रही है डेथ पेनल्टी में। तो डेथ पेनल्टी को लेकर जो एथिक्स आ जाता है सामने, जो मोरालिटी आती है, उसको लेकर एक बड़ी डिबेट छिड़ जाती है दोस्तों। और बोला जाता है कि कई सारे जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं या सोशलिस्ट हैं पूरे दुनिया भर में, है ना, वो लंबे समय से डिमांड ये कर रहे हैं कि भाई डेथ पेनल्टी को ख़त्म किया जाए। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो बेसिकली क्राइम्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उसके अलावा बहुत सारे सोशलिस्ट हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन सबका कहना है भाई डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दो, ख़त्म कर दो, है ना। उनकी डिमांड लंबे समय से ये चल रही है। तो कहोगे ऐसा क्यों? तो क्योंकि इसको देखते हुए दोस्तों समाज में दो भाग में लोग बढ़ चुके हैं। एक तरफ लोग फेवर में हैं डेथ पेनल्टी के, पहले हम लोग यहाँ पर फेवर वाले लोगों को डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगेंस्ट में कि जो लोग डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं कि भाई डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग सपोर्ट करते हैं दोस्तों उसमें कौन कौन है, पहला सुनिए, मतलब क्या क्या अपने कारण देते हैं। पहला कारण है रेट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है, लोगों का कहना यह है कि भाई डेथ पेनल्टी एक परफेक्ट सज़ा है, इससे जो लोग हैं, जो इसने क्राइम किया, जिसने अपराध किया है तो भुगतेगा वो इसी चीज़ को डिजर्व करता है। आर्गुमेंट का कहना यहाँ पर यह है कि देखिए जो रियल जस्टिस है ना, यहाँ पे जो रियल जस्टिस में अगर हम लग जाएंगे तो जो विक्टिम है, जिसके साथ में अपराध हुआ है, उसके परिवार वाले वो सफ़र करते रह जाएंगे, है ना, और लोग यहाँ पे सफ़र करेंगे बुरी तरह से। तो यही एक तरीका है कि उसको, इंसान को जिसने ये अपराध किया है, ये ऑफेंस किया है, उसको डेथ पेनल्टी दी जा सके। दूसरा यहाँ पे अगर आप रीज़न देखेंगे दोस्तों तो लोगों का कहना है डेटरेंस। कहने का मतलब है जो कैपिटल पनिशमेंट है ये अक्सर जस्टिफाइड माना जाता है किसी घिनौने क्राइम के लिए। किसी ने मर्डर कर दिया है, किसी का रेप हुआ है, तो वहाँ पे आप भी कहोगे कि हाँ उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो डेथ पेनल्टी है उस केस में एक जस्टिस देने का काम कर जाती है विक्टिम के परिवार को या विक्टिम को, है ना। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों लोगों का कहना यह है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये जो आप सोच रहे हैं ना ये गलत सोच है। क्योंकि डेथ पेनल्टी तो क्योंकि एक तरफ लोगों का कहना है कि अगर आप फांसी की सज़ा दी जाएगी तो लोगों में डर बैठा रहेगा, ऐसे क्राइम होंगे तो नहीं, आगे रेप नहीं होंगे, मर्डर नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनको भी फांसी हो सकती है। तो दूसरी तरफ से लोग बोलते हैं जो अगेंस्ट में है कि देखिए ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि डेथ पेनल्टी तो लंबे समय से दी जा रही है, 2013 से ही यहाँ पर रेप केसेस में डेथ पेनल्टी दी जा रही है, लेकिन फिर भी अपराध तो हो ही रहे हैं ना, रेप्स फिर भी हो रहे हैं, है ना। और ब्रुटैलिटी जो जैसी चीज़ें हैं, जो निर्दयता है ऐसे केसेस में वो बढ़ती चली जा रही है। हमने आरजीकर हॉस्पिटल कॉलेज में देखा, जो रियलिटी भी है, एक तरफ जो लोग ये कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई भी है। तो कहने का मतलब यह है
वो लोग बोलते हैं कि देखिए जो डेथ पेनल्टी है ना, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेथ पेनल्टी में कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो इनोसेंट होते हैं, जो मासूम होते हैं, जिन पे केस चल रहा है, अपने आप को वो निर्दोष प्रूव ही नहीं कर पाया इंसान, लेकिन होता यह है कि उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो इसको लेकर यहाँ पे एक सबसे कठोर आर्गूमेंट आता है कि भाई मान लो कोई इनोसेंट पीपल को ही यहाँ पर इस तरीके से कि फांसी की सज़ा पे चढ़ा दिया जाए, उसकी कोई मिस्टेक ना हो तो, क्योंकि भाई ये जस्टिस सिस्टम है और जस्टिस सिस्टम में गलतियाँ होती हैं सबसे, कई सबूत छुपा दिए जाते हैं, कुछ गलत दिखा दी जाती है, किसी और को अपराधी बना दिया जाता है, ऐसा होता रहता है। तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, गलतियाँ इंसानों से ही होंगी। फिर उसके अलावा यहाँ पे लोगों का कहना यह है, अमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी मैं बड़ी देर से बात कर रहा था दोस्तों, अमनेस्टी इंटरनेशनल एक बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है। इस बॉडी के इस बॉडी के अकॉर्डिंग बोला यह जा रहा है कि जो ह्यूमन जस्टिस है, ये ह्यूमन जस्टिस में हमें कहीं भी जो इनोसेंट पीपल है ना, उनको एलिमिनेट नहीं करना है, उनके बारे में भी सोचना है जब भी आप डेथ पेनल्टी की बात करेंगे। तो इस वजह से डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं, आप किस जगह पर हैं, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप अपने राय को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए, अपने ओपिनियन को। लेकिन एट द लास्ट एक और चीज़ है, भारत में डेथ पेनल्टी का स्टेटस क्या है, ज़रा ये जानिए दोस्तों। हमारे पास में जैसे अभी के समय पर नए नियम है ना, उससे पहले हमारे पास में क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट्स एक्ट हुआ करते थे, सीआरपीसी वगैरह हुआ करते थे, आईपीसी हुआ करता था, याद होगा, वो सब बदल दिए गए हैं। तो उस केस में डेथ पेनल्टी दिया जाता था, या डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, यानी कि उम्र कैद की जो सज़ा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये सब हो रहा है, इससे क्या होता है, यहाँ पर क्रिमिनल्स को एक कठोर सज़ा मिलती है। लेकिन हम अगर देखें तो कई बार डेथ पेनल्टी को हटाने की जो मांग है वो हमारे देश में भी हुई, जिसको लॉ कमीशन ने रिजेक्ट भी किया। इंडिया के अंदर में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि भारत में 1947 के बाद से लगभग 720 के आसपास ये एग्जीक्यूशंस हुए हैं, 720 लोगों को ये डेथ पेनल्टी दी गई है, ठीक है। और उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ केसेस को दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, जो यहाँ पे डेथ है या फिर उम्र कैद की सज़ा है, ऐसे केसेस भी यहाँ पे आप सामने आते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जो लोग हैं वो छूट जाते हैं। इम्प्रिजनमेंट की जब बात आती है, उम्र कैद की सज़ा की जब बात आती है, और आज हमारे देश में, क्योंकि हमें ये भी सोचना होगा कि जो आधे से ज़्यादा केसेस हैं वो अंडर ट्रायल लोग हैं, जो जेल में बंद हैं, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, प्रूव नहीं हुआ है वो अपराधी हैं, तो ऐसे केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी तरफ हमारे देश में कॉन्विक्शन रेट बहुत कम है, यानी कि एट द लास्ट जब कोई केस आता है तो अपराधी उस व्यक्ति को, जिसको बताया जा रहा है, उसको साबित करते करते समय लग जाता है, लास्ट में पाया जाता है कि भाई यहाँ पर वो अपराधी है ही नहीं, छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में इनोसेंट पीपल फंस सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। बट द क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस केस में? ज़रा ये सुप्रीम कोर्ट की बात सुन लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में डेथ पेनल्टी को लेकर कई सारे केसेस हुए। एक केस है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1973 का केस है। अब ऐसे केसेस दोस्तों आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आर्टिकल 21 है, ये फंडामेंटल राइट है हम सभी लोगों का, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हमको ये मिलता है। तो आर्टिकल 21 जीवन अधिकार की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देख पाएंगे तो ये राइट टू लाइफ आपको मिल जाता है ना। लेकिन जो ये डेथ सेंटेंस, ये जो मौत की सज़ा दी जाती है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं फांसी की सज़ा दी जाती है, इसमें एक प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए और हर एक चीज़ को अच्छे से देखना चाहिए। और उसके बाद में डेथ पेनल्टी की आप बात कर रहे हैं तो एक बार हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड ये भी सोचना चाहिए, अगर ये क्राइम हो रहा है, ये अपराध हो रहा है, तो कई सारे एक्ट में यहाँ पे इसको वायलेशन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी ना। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, लेकिन कौन से केसेस में? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस वर्ड को याद रखिएगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अब इसका मतलब क्या होता है, ज़रा ये सुनिए कि मान लो किसी ने बहुत ही ज़्यादा घिनौना क्राइम कर दिया है, मर्डर कर दिया है, निर्दयता तरीके से यहाँ पर रेप हुआ है, या कोई रेडिकुलस एक्टिविटीज़ यहाँ पर की है, तो उस केस में यहाँ पर उस व्यक्ति को, क्योंकि वो रेयर केस है, तो उस केस में यहाँ पर ये जो डेथ पेनल्टी है वो देनी ही चाहिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साइड से भी मेंशन किया गया है, ठीक है। ये वाला जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला टर्म आया था ना, इसको लेकर क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। और ध्यान रखना, ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वर्ड का यूज़ हुआ है, ये कौन से केस में हुआ था? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा, इसमें डेथ पेनल्टी को हम दे सकते हैं, लेकिन
प्लीज़ आप रेयर केस को देखिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पर केस बिल्कुल रेयर नहीं है, उसमें भी आप डेथ पेनल्टी दे दें, क्योंकि डेथ पेनल्टी देंगे फिर उसके बाद कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस लगातार मांग कर रही हैं और कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं डेथ पेनल्टी को लेकर, फिर वो सब यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। तो उस केस में यहाँ पर सुनना चाहिए। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये पर्टिकुलर केस ध्यान रखिएगा। एक एडिटोरियल और है हमारे पास में, वो इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है। एडिटोरियल कहीं से भी ले लो, आपके काम के होंगे अगर तो न्यूज़पेपर में, तो कहीं से भी उठा सकते हैं, बहुत काम का आर्टिकल है। एक नई स्टडी पब्लिश हुई है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन में, जहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया जनरेट्स हाईएस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को जनरेट कर रहा है, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है। इंडिया एज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर। तो रिसेंट जो पब्लिश हुई है स्टडी, वो कहाँ पे हुई है? जर्नल नेचर में। उन्होंने बोला भारत आज के समय पर सबसे बड़ा योगदान दे रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन में, जो अच्छी बात नहीं है। दुनिया भर में जितना भी प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट हो रहा है, प्लास्टिक्स का कूड़ा जनरेट हो रहा है, उसका एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ा चंक इंडिया से जा रहा है। इसको लेकर स्टडी ने क्या बोला? पहला, इन्होंने बताया है कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा कि इंडिया हर साल 9.3 मिलियन टन्स के आसपास प्लास्टिक का पोल्यूशन कर रहा है, जिसमें से 5.8 मिलियन टन्स तो हम जला देते हैं, और जला देते हैं तो उससे तो और खतरनाक एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, जो गैसेस हो रही हैं, हजार्डस गैसेस यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। उसके अलावा 3.5 मिलियन टन्स के आसपास सीधा हम एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं, अपने वातावरण में फेंका हुआ है, और वो कूड़े की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और प्लास्टिक इतनी जल्दी गलता नहीं है, सालों साल उसको लग जाते हैं। तो इस रिपोर्ट का कहना है कि आज दुनिया में अगर हम देखें तो इंडिया टॉप पर है। उसके अलावा नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, ये कुछ कंट्रीज़ है जो प्लास्टिक्स को आज के समय पर एज अ वेस्ट जनरेट कर रही हैं। लेकिन इंडिया में जो वेस्ट जनरेशन है, हर एक इंसान के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हर दिन 0.12 किलोग्राम्स के आसपास ये वेस्ट जनरेट हो रहा है। और इसको अगर हम पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ और साउथ के सेक्शन में डिवाइड करके देखें तो प्लास्टिक वेस्ट जो है ना दोस्तों, जो कह सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया भी आ जाता है, या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, मतलब अफ्रीका वाले पोर्शन में जो साउथ अफ्रीका की साइड में कंट्रीज़ हैं, सदर्न ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हो गई, यहाँ से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, ऐसा कहना है ना। और इंडिया में जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम ज़्यादातर प्लास्टिक वेस्ट को जला देते हैं। जलाने से जो जहरीली गैसेस हैं वो रिलीज़ हो रही हैं, इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। फिर आज हाई इनकम कंट्रीज़ और लो इनकम कंट्रीज़ के बीच का भी एक फ़र्क बताया है इस स्टडी ने। ये बोला है कि जो 69% के आसपास या 35.7 मिलियन टन्स पर ईयर प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, वो केवल 20 देशों से निकल कर आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रही हैं। तो कहोगे ऐसा क्यों? हाई इनकम कंट्री जहाँ पे लोगों की इनकम हाई है वो ज़्यादा जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है, वो प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज भी कर ले रहे हैं अच्छे से। हमारे यहाँ पे स्पेशली सदर्न कंट्रीज़ को अगर आप देख पाएंगे तो वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। मैनेजमेंट के नाम पे आप प्लास्टिक को जला दोगे तो और ख़तरनाक है, एनवायरनमेंट को नुकसान ही देगा। समझ गए? तो उसको रिसाइकिल करना, उसका वेस्ट मैनेजमेंट करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, कई सारे प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ जो है वो हमें लेकर चलनी पड़ेगी। तो इस रिपोर्ट का कहना है आज दुनिया में 10 सबसे बड़े प्लास्टिक पोल्यूटर रैंकर्स हैं। पहले नंबर पर आता है भारत, जिसने 9.3 मिलियन टन्स के आसपास हर साल प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। और पहले के बाद दूसरे नंबर पर आप देख पाएंगे तो वह है नाइजीरिया, तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, चौथे नंबर पर है चाइना, पाँचवें नंबर पर है पाकिस्तान, छठे नंबर पर है बांग्लादेश, सातवें नंबर पर है रशिया, आठवें नंबर पर है ब्राज़ील, 9वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो वो है थाईलैंड, और 10वें नंबर पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ज़्यादातर कंट्रीज़ यहाँ पे ईस्टर्न एशिया, साउथ एशिया, इसी पर्टिकुलर रीजन्स की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इतना सारा प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है तेज़ी से अर्बनाइजेशन होना। भाई बहुत तेज़ी से लोग शहरीकरण यानी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये सब कुछ होगा तो इससे वेस्ट जनरेशन भी ज़्यादा होगा। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में पैकेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी एक रीज़न है। फिर दूसरा कारण है इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के अंदर में जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है, कूड़े करकट को जो मैनेज करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। इस चक्कर में हम ज़्यादा कूड़े को मैनेज ही नहीं कर पाते, या तो जला देते हैं या एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा, वो और ज़्यादा नुकसानदायक वाला केस रहेगा। आज हम लोग दोस्तों प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। खुले में वेस्ट को जला देना ये अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग लगातार इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बार बार ये बात बोली जा रही है।
तो ये रीजंस हैं हाईएस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन के। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो इससे दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे प्लास्टिक वेस्ट को अगर आप जला देंगे या ऐसे ही फेंक देंगे, पानी में जाएगा, समुद्र में जाएगा, इससे मैरीन लाइफ बर्बाद होगी। वही प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक बन जाएगी, वही माइक्रो प्लास्टिक आपके बॉडी में पहुंचेगी। आजकल केसेस आ रहे हैं बॉडी में, किसी के कौन से बॉडी पार्ट में यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक मिला है, बहुत सारे केसेस हैं। तो इससे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स बढ़ेंगे, एयर क्वालिटी और बर्बाद हो रही होगी, एनवायरनमेंट पर सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा इशू है पब्लिक हेल्थ कंसर्न। जैसे मैंने आपको बताया, पानी में जो माइक्रो प्लास्टिक है वो आज बॉडी में पहुंच चली जा रही है, क्योंकि वो माइक्रो प्लास्टिक मान लो मछली के अंदर पहुंची। वही मछली कई सारे लोग यहाँ पर जो सी फूड खाते हैं, अब वो मान लो वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो माइक्रो प्लास्टिक उनके बॉडी में पहुंचा। उनके बॉडी में पहुंचने के बाद में और कई सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स फैला देगा। प्लास्टिक का जो वेस्ट है, यहाँ से बहुत सारे बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि जहाँ प्लास्टिक का कूड़ा करकट जमा है, मच्छर वगैरह फैलेंगे, मच्छर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, उनके लिए बढ़िया एरिया माना जाएगा। फिर डेंगू मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स फैलेंगी। इससे और भी दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। या प्लास्टिक को जलाते भी हैं तो वो जो हार्मफुल गैसेस हैं वो आपके बॉडी में पहुँचेंगी, जहाँ पे भी जल रही है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेंगी। इससे इकोनॉमिकल चैलेंज भी है, क्योंकि FICCI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहना है कि भारत $133 बिलियन लूज़ कर रहा है, यानी अपने हाथ से गंवा रहा है प्लास्टिक को सही तरीके से मैनेज ना करके। और ये आगे गंवा देगा, इतना अमाउंट गंवा देंगे हम 2030 तक, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमें प्लास्टिक का मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशल फोकस करना होगा, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट के साथ साथ इंसानों की जान भी जा रही है, इसलिए यहाँ पर सोचना होगा। फिर बात आती है ई-कॉमर्स और पैकेजिंग वेस्ट की। तेज़ी से हम देख पा रहे हैं कि आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो बढ़ चुके हैं। हर कोई व्यक्ति अमेज़न, फ्लिपकार्ट यहाँ से लगातार सामान मंगा रहा है, तो उसमें भी पैकेजिंग वगैरह में बहुत सारी प्लास्टिक इस्तेमाल हो रही है। वो सब एट द लास्ट जला दी जाती है या उसको कहीं पर दबा दिया जाता है, तो इसलिए वो नुकसानदायक है। रेगुलेटरी बेसिस पे यहाँ पे हमें अगर आप देख पाएंगे तो इंडिया एक टॉप कंट्रीब्यूटर है, लेकिन हम लोग सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर तक माइक्रो प्लास्टिक पहुँच चुका है, हमारे पास में ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर देंगे तो यहाँ पर उससे इतने सारे जो ये बताए जा रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो सब नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लास्ट में सोल्यूशन भी राइटर ने डिस्कस किया है। तो पहली चीज़ सर्कुलर इकॉनमी, हमें रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज़ इस चीज़ को अपनाना होगा। हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा उस सामान को कि उसको हम वापस से रिसाइकिल कर दें या उसको दोबारा से उपयोग में ले लें, है ना, या वो प्लास्टिक पूरी तरह से रिड्यूस की जा सके। ऐसी चीज़ें अगर हम चला देंगे तो ये क्या होगा, सर्कुलर इकॉनमी के अंदर में काउंट होगा। तो जो प्लास्टिक जनरेट हो रही है उसको आप वापस से इस्तेमाल कर पा रहे होंगे रिसाइकिल कर करके, तो इससे एनवायरनमेंट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमें पता है हम इसको फेंक देंगे तो कई सौ सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद है स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट। हमें यहाँ पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आना होगा अपने वेस्ट मैनेजमेंट वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो चीज़ें लेकर आ सकते हैं। मोबाइल ऐप्स वगैरह आ चुके हैं आजकल, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर मान लो इलीगल तरीके से जो ये वेस्ट वगैरह जनरेट किया जा रहा है उसको रिपोर्ट कर देना, है ना, रिसाइकलिंग सेंटर्स बनाना, तो ये सब आप कर सकते हैं। ये सब हमें कदम उठाने होंगे। फिर एट द लास्ट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो उस प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, वेस्ट को नहीं, जो प्लास्टिक ने जिसने प्रोडक्शन किया है उसका, है ना, उसको भी इसमें शामिल करना कि भाई यहाँ पर जिसने सामान बेचा है वो वहाँ से कलेक्ट भी करे इस वेस्ट को। कलेक्ट करने के बाद में उसको वापस से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, एनवायरनमेंट से हटा सकें, दूर भेज सकें। अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे। आज लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर इसके बारे में पता नहीं है कि हाँ कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम मजाक में ले लेते हैं। हमें नेशनल कैंपेन्स लॉन्च करने होंगे अलग अलग भाषाओं के अंदर में। प्लास्टिक वेस्ट एजुकेशन को यहाँ पर लोगों के स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड करना होगा। शुरुआती तौर से बच्चों को समझाना होगा कि प्लास्टिक वेस्ट जैसी चीज़ कितनी खतरनाक है। हमें शुरुआत से ही बच्चे को सिखाना होगा, उसको एक ऐसी लाइफस्टाइल जीना सिखाना होगा जहाँ पे प्लास्टिक का कोई रोल ना हो। इससे क्या होगा, आगे जब बच्चा बढ़ेगा, दूसरी क्लासेस में जाएगा, आगे और बड़ा होगा, तो वो इन सब चीज़ों को पहले से ही सीख चुका होगा। फिर वेस्ट टू एनर्जी, हमें वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में लगातार इन्वेस्टमेंट करना होगा, जहाँ पे जितने भी नॉन रिसाइकिल, मान लो प्लास्टिक से कुछ होती है रिसाइकिल हो जाएगी, उसको वापस से रीयूज़ कर लेंगे। कुछ यहाँ पे क्या होती हैं जो नॉन रिसाइकेबल होती हैं, जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो उससे गैस बनाई जा सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आप लेकर आ सकते हैं। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि उन सब वेस्ट से नया वेल्थ जनरेट हो सकता है। समझ गए? तो ये उसके दोस्तों यहाँ पर वे फॉरवर्ड हो गए। अब देखिए मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर आर्टिकल में मज़ा नहीं आ रहा, ये मज़ा नहीं, आप देखिए काम का है या नहीं है।
यूपीएससी ने 2019 में सीधा एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है, इंडिया में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया एज अ इम्पॉर्टेंट फीचर, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट पे लेकर आया गया, कौन से एक्ट के माध्यम से, ये बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। फिर देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को लेकर एक सवाल बन गया कि एनजीटी सीपीसी भी एनवायरमेंट से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, दूसरा वाला। एनजीटी एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करवाता है और जो सीपीसी भी है ये साफ़ सफाई को प्रमोट करने का काम करता है, जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसको इंप्रूव करने की बात करता है। चलिए एक और मैं इसका क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन तो जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको दे चुका हूँ, एक आपको यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड दे रहा हूँ। आपके पास में चॉइस है, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट स्टेप्स शुड टेकन टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। चलिए इसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ। जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े मुद्दे हैं और चुनौतियां हैं वो क्या हैं वो पहले बताइए। फिर भारत में प्लास्टिक का कचरे से निपटने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं और क्या करना चाहिए वो आप सुझाव दे सकते हैं। 250 शब्दों में प्रिसाइजली लिखना है, ये आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो यार, ज़रूर करना, हेल्प मिलेगी। कुछ ना करने से यही करना बेटर रहेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ना आज हमने वर्ड ऑफ द डे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया था। फिलहाल आते हैं अपने यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यह है, जो निपाह वायरस है इसके रेफरेंस में आपके पास में दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा सही है ये बताना था। पहला, निपाह वायरस क्या जूनोटिक वायरस है जो जानवर और इंसान दोनों में फैल सकता है। जी सही बात है, हमने इसके बारे में कल ही पढ़ा था। दूसरा, क्या जो निपाह वायरस है ये अफ्रीका वाले रीजन में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो वर्ड ऐड कर दिया गया है अफ्रीका में प्राइमरीली, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में नहीं, भाई इनके तो नाम ही नहीं आए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वो कंट्री आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके केसेस हैं, जहाँ पे निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ है, ना कि नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका। तो इस वजह से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट वो है वो गलत है, बट पहला सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग में वैसे आपसे मैं आपको मैप का क्वेश्चन भी बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको मैप का एक सवाल दिया है ना, अनामलई टाइगर रिजर्व को मैप में अच्छे से देखने के लिए। कहाँ पर है दोस्तों, अनामलई टाइगर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे तमिलनाडु के अंदर में, जो पोलाची और कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अनामलई की पहाड़ियाँ हैं। उन्हीं पहाड़ियों में एक प्रोटेक्टेड एरिया है अनामलई टाइगर रिजर्व, इसको ध्यान में रखिएगा। लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बनता रहता है। तो कहने का मतलब है सीधा आपसे पूछ लिया जाए अनामलई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आप जवाब देंगे तमिलनाडु में है। और इस अनामलई टाइगर रिजर्व के आसपास और भी कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इसके पास में है ईस्टर्न साइड्स में। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एराविकुलम नेशनल पार्क है। तो ये कुछ यहाँ पे दूसरे नेशनल पार्क्स भी हैं जो इसके आसपास हैं। तो तमिलनाडु दोस्तों ये पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की बाउंड्री हमारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के साथ में लगती है। तो 3 स्टेट्स यहाँ पे तमिलनाडु के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। चलिए आप लोगों से एक सिंपल सा प्रश्न है जो यहाँ पे देख के बता पाएंगे, तमिलनाडु इन 3 राज्यों में से कौन से राज्य के साथ में सबसे बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है। चलिए बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और करते हैं इस सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।